हेलो ओवन। आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे मई 2023 के। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस पूरे महीने के, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की। ये क्या चीज़ है और क्यों न्यूज़ में था। अब यहाँ पे हम इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। येलो कलर वाले पोर्शन में दिख रहा होगा जो हाईलाइटेड है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। जब मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन टोटल 7 स्टेट्स हैं। इन 7 स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स के रूप में भी जानते हैं। अगर मैं इन स्टेट्स की कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, ये स्टेट्स इंडिया से कनेक्टेड हैं एक छोटे से रास्ते से। उस छोटे से रास्ते का नाम है चिकन नेक, आपको इस मैप में दिख रहा होगा। अगर मुझे इस चिकन नेक के थ्रू मणिपुर या मिजोरम जाना हो तो मुझे काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। पहले मुझे असम जाना पड़ेगा, असम से अरुणाचल प्रदेश और सो ऑन, बाकी स्टेट से होता हुआ मिजोरम पहुंचूंगा, क्योंकि बीच में बांग्लादेश है, मैं स्ट्रेटली नहीं जा सकता। इससे क्या होता है कि हमारी कनेक्टिविटी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है मिजोरम मणिपुर के साथ। हमें एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन स्टेट को एक्सेस करने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास एक छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, कोई कम डिस्टेंस वाली कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम अपना जो भी गुड्स हैं, अपने जो भी कनेक्टिविटी है उसे इंप्रूव कर पाएँ। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और म्यांमार गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। मैप में आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल से हम बाय सी रूट, हम सी रूट कहाँ पहुंचेंगे, म्यांमार में। म्यांमार में एक पोर्ट है सिटवे पोर्ट, वहाँ हमारा गुड्स पहुंचेंगे। और वहाँ पे म्यांमार में एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है कलादान। तो कलादान रिवर से अपने गुड्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे मिजोरम में। तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा एक कॉरिडोर बन रहा है जिसके थ्रू हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसे कहा गया कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कलादान जो रिवर है हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे अपने गुड्स को मिजोरम पहुंचाने में, और साथ में वहाँ पे जो रेल रोड्स हैं, रेल है, रोड है, इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, सितवे प्रोजेक्ट कहाँ पे, सितवे प्रोजेक्ट म्यांमार में है। और दूसरी बात, कलादान रिवर कहाँ फ्लो करती है, तो आंसर है म्यांमार में। हमने रिसेंटली पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। उससे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स रिसेंटली हमें डिगाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से मिलते हैं। अगर हम इन लिथियम रिजर्व्स को यूटिलाइज कर पाए तो नियर अबाउट 80% जो इंडिया की डिपेंडेंसी है चाइना पे लिथियम रिजर्व को लेकर, वो हमारी कम हो जाएगी। अगर हमारे देश में अपना लिथियम होगा तो हम उससे बैटरीज बनाएंगे, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है। तो लिथियम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो यूज करते हैं हम लोग बैटरीज बनाने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेंटली हमने मणिपुर में देखा कि वहाँ पे काफ़ी वायलेंस हो रही है। मेनली वायलेंस जो है वो 3 ट्राइबल ग्रुप्स में हो रही है, मेती, कुकी और नागा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी वायलेंस हो रहा है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आर्टिकल 355 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमें ये बताना चाहिए आर्टिकल 355 क्या चीज़ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 355 क्लियरली मेंशन्ड है। आर्टिकल 355 बात करता है कि जब भी किसी स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट को प्रोटेक्शन दे। अगर मैं बात करता हूँ 355 की, तो आर्टिकल 355 बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजन का ही पार्ट है। जब मैं इमरजेंसी प्रोविजन की बात कर रहा हूँ तो हमारी मेरी कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी प्रोविजंस में हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 इमरजेंसीज हैं, एक है स्टेट इमरजेंसी, एक है नेशनल इमरजेंसी और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों का अगर मैं आर्टिकल्स की बात करता हूँ तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 में मेंशन्ड है, और पार्ट 18 में इसके बारे में बात की गई है। तो हमें ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, पार्ट, आर्टिकल्स और इनके बारे में क्या क्या लिखा है। अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1965 में कमेटी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम है लोकुर कमेटी। और लोकुर कमेटी ने 5 क्राइटेरियाज हमें दिए हैं, जिसके थ्रू रेकमेंड किए हैं 5 क्राइटेरिया, जिसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो लोकुर कमेटी भी इंपॉर्टेंट है। टंगनाथ टेम्पल को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। टंगनाथ टेम्पल ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने वाले पांडवास थे, और साथ में ये हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड भी है।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पे हमें ड्यूरिंग एक्सकवेशन ज़मीन में खुदाई करते वक़्त हमें 2000 इयर्स ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी वहाँ मिलती है। तो जब हमने खुदाई की तो वहाँ पे हमने देखा कि नियर अबाउट 1500 इयर्स ओल्ड हमें ओल्ड रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं और साथ में कुछ मैन मेड वाटर बॉडीज़ भी मिलती हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपने आप में टाइगर रिज़र्व भी है और ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस भी है। रिसेंटली आरबीआई ने 2000 जो हमारे करेंसी नोट्स हैं, उन्हें सर्कुलेशन से विथड्रॉ करने की बात की है। 2000 नोट्स की अगर हम बात करते हैं, 2000 के जो करेंसी नोट्स हैं, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 2016 में अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। जिस टाइम पे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, उस टाइम पे काफ़ी कैश करेंसीज आ गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने 2000 रुपीज़ के नोट इंट्रोड्यूस किए। अब ये 2000 रुपीज़ के बारे में हमें कुछ और पता भी होना चाहिए। हमसे पूछा जा सकता है कि 2000 रुपीज़ के नोट का मोटिव क्या है? उस पे कोई पिक्चर है? अगर इसके बैक साइड पे देखोगे, सामने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मंगलयान की फ़ोटो प्रिंट की गई है। तो मंगलयान हमारा पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, जो कि हमने मार्स पे भेजा था। तो ये याद रखिएगा। दूसरा, आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछा जाएगा तो हमें पता है वो शक्तिकांत दास हैं। और तीसरी चीज़, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम एससीओ से भी जानते हैं। एससीओ बेसिकली यूरेशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। इस इस ग्रुप का मेन मकसद मिलिटरली, इकोनॉमिकली यूरेशियन कंट्रीज को, जिसमें यूरोपीय कुछ कंट्रीज भी हैं और एशियन कंट्रीज भी हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसमें अगर मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें टोटल 9 मेंबर्स हैं। इनिशियली इसमें 8 मेंबर्स थे, बट रिसेंटली 2023 में इसमें एक नए मेंबर को ऐड किया गया, उसका नाम है ईरान। इस साल एससीओ की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है और इंडिया मीटिंग्स करवा रहा है एससीओ की। इनिशियली इंडिया ने डिसाइड किया था कि एससीओ की मीटिंग फिजिकली होगी, डिफरेंट कंट्रीज के जो हेड्स होंगे, गवर्नमेंट के हेड्स होंगे, वो इंडिया में आएंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे। बट लेटर ऑन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया। इसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी वो गोवा में हुई थी 4 और 5 मई को, जिसे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने चेयर किया था। अब हम बात करते हैं कि एससीओ में मेंबर कंट्रीज कौन से हैं। अगर मैं एससीओ की मेंबर कंट्रीज की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया अभी, इसमें टोटल 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले इनको मैप में लोकेट करते हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। और अब एक नया मेंबर भी ऐड ऑन कर दिया गया, जिसका नाम है ईरान। सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काफ़ी न्यूज़ में था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली चाइना का जो फेमस एक प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या फिर जिसे हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, उसी का ही पार्ट है। इसमें चाइना क्या कर रहा है, अपना एक शहर, चाइना का एक शहर है जिनजियांग, उसे वो अरबियन सी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने एक रोड डेवलप किया है जो चाइना से होता हुआ पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहाँ से ये रास्ता पाकिस्तान से होता हुआ जा रहा है। इसमें पाकिस्तान का शहर है बलूचिस्तान, वहाँ से होता हुआ ये ऑल द वे जा रहा है अरबियन सी में। और अरबियन सी में चाइना ने एक पोर्ट बनाया है, उस पोर्ट का नाम है गवादर पोर्ट। इससे क्या होगा, जो चाइना है वो अपनी गुड्स को पर्शियन गल्फ से डायरेक्टली गवादर पोर्ट के थ्रू अपने देश में पहुंचा लेगा। अब उसे कोई भी ऑयल है या कोई गुड्स हैं, उसे इंडियन ओशन में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो गवादर पोर्ट से बाय लैंड रूट वो सारा सामान, वो सारी गुड्स जो है वो जिंजियान इलाके में पहुंचा लेगा। चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं कि जो वन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या उसी का जो पार्ट है सी पैक, इसे एक और कंट्री के साथ ज्वाइन करना। तो जो तीसरी कंट्री की बात हो रही है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी इसका पार्ट बनने वाला है सी पैक का। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया है। हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो एडविन लिटिन्स और सर हॉबर्ट बेकर ने बनाई थी 1927। वक्त के साथ नियर अबाउट 100 ईयर्स बैक वो बनी थी। तो उस वो बिल्डिंग भी पुरानी हो चुकी है और साथ में उसमें इतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है जितनी आज के टाइम पे हमारे पास एमपीस हैं, उनको बिठाने की जगह उसमें कम पड़ रही होगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट विस्टा के अंदर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है। इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट है वो बिमल हसमुख पटेल हैं। नई पार्लियामेंट में हमने सेंगोल को भी इंस्टॉल किया। सेंगोल बेसिकली एक चोला एम्पायर का ट्रेडिशन था, जिसमें पावर ट्रांसफर की जाती थी, जब एक राजा जहाँ पे एक राजा दूसरे राजा को पावर ट्रांसफर करता था। तो रिसेंटली हमारे जो पीएम है मिस्टर मोदी, उन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंगोल को इंस्टॉल किया है। अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माउंट बैटन ने भी सेंगोल हैंड ओवर किया था 14 अगस्त 1947 में, ऐसे सिंबलाइज किया था कि हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सेंगोल किस चीज़ का बना हुआ है, तो ज़्यादातर ये सिल्वर और गोल्ड का बना हुआ है और ये चोला एम्पायर के ट्रेडिशन को ही कंटिन्यू किया जा रहा है।
अब बात करते हैं एशियन की। रिसेंटली 42nd एशियन समिट होती है। एशियन बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ग्रुप है। ये साउथ ईस्ट जो भी इंडिया के जो साउथ ईस्ट में कंट्रीज पड़ती हैं, उनका एक ग्रुप है। जब भी हम किसी भी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज, और क्या इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। अगर मैं एशियन की बात करता हूँ तो एशियन में टोटल 10 कंट्रीज हैं। 10 कंट्रीज की अगर मैं नाम बताऊं तो वो है म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनई। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं एशियन की, तो एशियन का हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया में दिखेगा, जकार्ता में। रिसेंटली एशियन की जो समिट होती है वो होती है इंडोनेशिया में। और अगर मैं थीम की बात करता हूँ तो थीम रहेगा एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जोको विडो थे, और इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड की। क्वाड बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है। इन 4 कंट्रीज का मेन, इस ग्रुप को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री और ओपन और प्रॉस्पेरस रहे, और कोई भी वहां से फ्रीली ट्रांसपोर्ट कर सके अपने गुड्स को। ये बेसिकली एक ग्रुप है जो बात करता है, सिक्योरिटी ग्रुप है जो सिक्योरिटी डायलॉग की बात करता है। ये चाइना के अगेंस्ट बनाया गया, ओपनली तो नहीं कहते, पर ये चाइना के अगेंस्ट बनाया गया, चाइना को कंटेन करने के लिए। मैं कंट्रीज की बात करता हूँ तो इसमें कंट्रीज आपको इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। और रिसेंटली इसकी जो मीटिंग थी वो जापान में हुई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अटेंड किया, जो कि G7 की मीटिंग के लिए हिरोशिमा गए हुए थे। साइक्लोन मोका। साइक्लोन मोका काफी न्यूज में था। ये बेसिकली एक साइक्लोन है जो फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से काफी डेवस्टेशन, काफी नुकसान हुआ बांग्लादेश और म्यांमार में। साइक्लोन मोका जो है वो नाम रखा गया है बाय द यमन। हम साइक्लोन्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं ताकि उन्हें रिकॉग्नाइज करना इजी हो। तो जो मोका है वो नाम दिया गया यमन के द्वारा। म्यांमार में साइक्लोन की वजह से काफी डेवस्टेशन हुई, इसलिए इंडिया ने म्यांमार की मदद करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन करुणा। अगर मैं साइक्लोन्स की बात करता हूँ, साइक्लोन्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। अगर आपको साइक्लोन्स अटलांटिक या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से मिलेंगे तो इन्हें हरिकेन्स कहा जाता है। अगर ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आते हैं तो उन्हें टाइफून्स कहा गया। अगर साइक्लोन्स को इंडियन ओशन में देखा जाए या इंडियन ओशन में ऑरिजिनेट होते हैं तो हम इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में ऑरिजिनेट होते हैं तो वहां पे इसे विली विली कहा जाता है। जब ये म्यांमार में रिसेंटली आया तो वहां पे काफी डेवस्टेशन हुई, काफी नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया। इस तरह से काफी इंडिया ने मिशन लॉन्च किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को राहत पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और समटाइम्स इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए। तो हमें कुछ मिशन के बारे में पता होना चाहिए जो रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं। तो अगर मैं रिसेंटली इंडिया के मिशन करता हूँ, मिशन की बात करूँ तो ऑपरेशन दोस्त। ये तुर्किया में रिसेंटली अर्थक्वेक आता है, तो उसमें भारत जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनडीआरएफ के काफी लोगों को वहां भेजती है ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि वहां पे काफी डेवस्टेशन हुई अर्थक्वेक की वजह से। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में सूडान में हमारे काफी इंडियंस थे वो स्टक हो गए थे, खासकर हक्की पिक्की ट्राइब के लोग जो कर्नाटका के हैं, उनको हमने इवैक्यूएट किया अंडर ऑपरेशन कावेरी। यूक्रेन में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स स्टक हो गए थे, ऑपरेशन गंगा के अंदर हमने उन्हें भी इवैक्यूएट कराया था यूक्रेन से, ना कि इंडियन स्टूडेंट, उसमें पाकिस्तानी और बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे जिनको इंडिया ने इवैक्यूएट कराया ऑपरेशन गंगा के अंदर। ऑपरेशन देव शक्ति की बात करते हैं। जब अमेरिका ने विड्रॉ किया यूएस अफगानिस्तान से, तो उस टाइम पे काबुल वाले इलाके में, अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल फिर से हो गया, जिससे वहां पे काफी क्योटिक सिचुएशन बन गई थी। तो इंडियन देव शक्ति के अंदर। फिर बात करते हैं ऑपरेशन राहत की। ऑपरेशन राहत वैसे तो 2015 में हुआ था, बट फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन राहत जो है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया था, जो कि यमन में स्टक हो गए थे 2015 में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है दिल्ली को लेके। दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरी भी है, कैपिटल भी है। इसे 69th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी, जिसमें एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया 239 AA। उसमें दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, जो अपने आप में यूटी का हेड भी होता है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली जो गवर्नमेंट है, वो 3 चीज़ों को छोड़ के, दैट इज लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन पे कानून बना सकती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये दिल्ली के जो गवर्नर हैं, उन्हें वर्क करना है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। उन्हें जो भी एडवाइस दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर द्वारा, उसके साथ ही उन्हें चलना है।
अब इस जजमेंट से क्या हुआ, इस जजमेंट से ये क्लियर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में टसल चलती रहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। तो अब क्लियर हो गया कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के बाकी जितने भी कानून हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी स्टेट लिस्ट हैं, उन पे कानून कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो दिल्ली है, दिल्ली हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे जो गवर्नर है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट के या किस यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और किस यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अंडमान निकोबार में हमारे जो गवर्नर है उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। उसके बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और लद्दाख, इन सारी जगहों पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और जो बाकी हैं जैसे चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। स्पेस की बात करते हैं। ईरान ने रिसेंटली एक मिसाइल लॉन्च किया है, न्यू जनरेशन प्लास्टिक मिसाइल है जिसका नाम है खेबार। साउथ कोरिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है नेक्सट 2। कुछ इंडाइसिस की बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में। इसमें ये इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि दुनिया में प्रेस कितनी फ्री है, प्रेस को कितनी आज़ादी है। तो इसमें इंडिया का रैंक काफ़ी पुअर है। इंडिया का रैंक 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अगर मैं टॉप कंट्रीज की बात करता हूँ जहाँ पे प्रेस को काफ़ी फ्रीडम है, वो है नॉर्वे, आयरलैंड, उसके बाद डेनमार्क और स्वीडन है। अगर सबसे पुअर रैंकिंग की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया, चाइना और वियतनाम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं G20 समिट की। इस साल G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, तो G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। G20 की एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, बट अभी हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं G20 को। G20 बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और साथ में एक यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल बन गई G20। G20 की मीटिंग इस साल इंडिया में हो रही है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इसकी मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज, तो आपके सामने ये मैप में दिख रहा होगा आपको। पहला आपको ब्लू कलर में एक मैप दिख रहा होगा, जो पिक्चर दिख रही है उसके अंदर G7 कंट्रीज हैं। G7 कंट्रीज हाली डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी काफ़ी अच्छी है, इसे G7 कंट्रीज कहते हैं। इसके साथ अगर इसमें रशिया ऐड कर दोगे तो बन जाएगा G8। और बाहर, इस ब्लॉक के बाहर, G7 और G8 के ब्लॉक के बाहर जो आपको कंट्रीज मिलेंगी, अगर हम इनको भी ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा G20। तो G20 में आपको G7 कंट्रीज भी मिलती हैं और साथ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की भी मिलते हैं। G20 फॉर्म्ड हुई थी 1999 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। उस टाइम पे साउथ एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। हमें G20 की लोगो और थीम के बारे में पता होना चाहिए। G20 का लोगो आपके सामने है। इसमें G20 है और साथ में एक लोटस का फूल है जिसके 7 पेटल्स हैं। ये 7 पेटल्स क्या डिनोट कर रहे हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं बात करता हूँ थीम की, तो थीम है वासुदेवाय कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। रिसेंटली इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा जो हैं, इन्हें 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनाया गया। ये 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक जो है, ये बैंक को 1944 में बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक बेसिकली पॉवर्टी को खत्म करता है, डेवलपमेंट वाले काम करता है, उसके लिए लोन देता है काफ़ी सस्ते दाम, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे और लंबे समय के लिए। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक अपने आप में ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है और इसके अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको, IIDA, इसमें उसके बाद IFC, उसके बाद मीगा, और लास्ट है ICSID, जिसे हम इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट भी कहते हैं। तो टोटल इसके अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्डन ग्लोब रेस। तो गोल्डन ग्लोब रेस को रिसेंटली हमारे कमांडर अभिलाष टॉमी ने जीत लिया है। गोल्डन ग्लोब रेस में क्या होता है कि हमें धरती का पूरा चक्कर काटना होता है, और वो भी विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना। तो इसे जीतने वाले अभिलाष टॉमी हैं, इनका नाम भी याद रखिए। अब एशियाज फर्स्ट सबसी रिसर्च लैब बनाई है। रिसेंटली एशियाज फर्स्ट सबसी रिसर्च लैब को बनाने वाले MIT की वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। अब ये जो सबसी लैब है, इसके बनाने का फायदा ये है कि ये हमारी मदद करेगी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में, गैस एक्सप्लोरेशन में, अंडर सी। तो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये एनर्जी सेक्टर के लिए। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर्स हैं। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में ओपन होता है। उत्तर प्रदेश पहली स्टेट बन गई है जिसने जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगी चिल्ड्रंस के लिए। केरला जो है वो पहली स्टेट है इंडिया की जो हायर एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने वाला है, जिसमें अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्हें खुद रैंकिंग देगी। तेलंगाना गवर्नमेंट अपने आप में पहली स्टेट बनी है इंडिया की जो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पॉलिसी बनाने वाली है। अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो पंजाब इंडिया की पहली स्टेट बनी है जो बात करती है राइट टू वॉक। राइट टू वॉक का मतलब हुआ कि हर सिटीजन का अधिकार है कि उसे सड़क पे चलने का अधिकार होना चाहिए, साइकिल चलाने का अधिकार होना चाहिए और पैदल चलने के लिए पेडिस्ट्रियन वे होना चाहिए। अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल पहली सिटी बन गई है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस को मेजर करेगी। उसके बाद बात करते हैं केरला की। केरला इंडिया की पहली स्टेट बनी है जो मनरेगा के लिए वेलफेयर फंड, जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनके लिए वेलफेयर फंड बनाने की बात कर रहा है। मनरेगा बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इसमें यह कहा गया है कि हमें जो गांव में वर्कर्स हैं उन्हें कम से कम भी 100 डेज का वर्क मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफ़ी पूछी जाती हैं तो हमें इसका भी आइडिया होना चाहिए। रिसेंटली इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है। इस नेवल एक्सरसाइज का नाम है AIME 2023। इसमें इंडिया की दो शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, सतपुरा और दिल्ली। ये जो एक्सरसाइज थी ये बेसिकली सिंगापुर के पास साउथ चाइना सी में कंडक्ट होती है। दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो अल मोहद अल हिंद 2023। ये कंडक्ट होती है इंडियन और सऊदी अरबिया की नेवीज के बीच में पर्शियन गल्फ में। समुद्र शक्ति 23। समुद्र शक्ति ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। उसके बाद 35th इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सेस की बात करते हैं। ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट की गई एक्सेस है। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। मैन ऑफ द सेंचुरी एट 97, ये MP पंडित रामाकिशन को अवार्ड किया गया, जिन्हें हम शताब्दी पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करता हूँ तो ये मिला है एक बल्गेरियन राइटर को जिनका नाम है जॉर्जिया गस्पोडिनोफ। इनकी बुक का नाम है टाइम शेल्टर और जिसे इस बुक को ट्रांसलेट करने वाले का नाम है एंजेला रॉडल। बुकर प्राइज बेसिकली उन बुक्स को दिया जाता है जो इंग्लिश में पब्लिश होती हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इस साल दिया गया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। आप कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। द गोल्डन ईयर्स ये बुक लिखी गई है बाय द वेटरन ऑथर रस्किन बॉन्ड द्वारा। क्रॉस कट, क्रॉस कोट जो है ये ऑटोबायोग्राफी है वेटरन टेनिस स्टार जयदीप मुखर्जी की। उसके बाद स्मोक एंड एशेस बाय अमिताभ घोष। रिफ्लेक्शन बाय नारायणन वैगुल, ये एक वेटरन बैंकर द्वारा लिखी गई है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन ये लिखी गई है बाय शशि शेखर, जो कि फॉर्मर CEO हैं प्रसार भारती के। कुछ और बुक्स की बात करते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस ये लिखी गई है फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कंत द्वारा। व्हेन वी वर सिस्टर्स ये बुक लिखी गई है बाय फातिमा असगर। येलो फेस बुक लिखी गई है RF क्वांग। गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स लिखी गई है मारिया स्टेपनोवा द्वारा। द हाफ मून बुक लिखी गई है मैरिया बेथ कीन द्वारा। फोर्थ विंग बाय रेबेका येरोस। और लास्ट बुक का नाम है मीट मी एट द लेक बाय कार्ले फॉर्च्यून। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। रिसेंटली IPL 2023 का फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, और IPL का मैच जीतने वाली टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। इसके साथ ही ये 5 बार ये टाइटल को जीतने वाली टीम बन गई है। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने भी IPL को 5 टाइम्स जीता हुआ है। नीरज चोपड़ा जो हमारे जेवलिन थ्रोअर वर्ल्ड के नंबर 1 भी हैं, रिसेंटली इन्होंने दोहा डायमंड लीग जो कि कतर में हुई थी उसे जीत लिया है, और ये वर्ल्ड के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर भी बन गए। तो ये थे मई मंथ के करंट अफेयर्स।